पर विराजमान वाइस चांसलर महोदय, मान्यवर टंकेश्वर जी, बहन सुनीता श्रीवास्तव जी, डॉक्टर रणबीर जी और मंच पर विराजमान अभी आए, उनसे मेरा परिचय है, डॉक्टर के गोयल जी, उपस्थित प्राध्यापक महोदय, प्यारे बच्चों, विषय को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा। सरकारी नौकरी 4 प्रकार की होती है। एक, केंद्र सरकार की, दूसरी राज्य सरकार की, तीसरी जहां 10 लाख से अधिक की जनसंख्या होती है वहां स्थानीय व्यवस्थाओं को चलाने के लिए नगर निगम होते हैं, और चौथी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। आप यहां जितने बच्चे बैठे हैं उनमें से कितने बच्चों के माता पिता ये 4 प्रकार की जो सरकारी नौकरी होती है उसमें वो कार्यरत हैं? ऐसे कितने बच्चे हैं? लगभग 8 से 10 बच्चे। ठीक है। दूसरा, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, जो बंबई की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं या जितना भी संगठित क्षेत्र है, उदाहरण के लिए टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, अमेजॉन, ऐसे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके माता पिता उनमें कार्यरत हैं? ठीक है, मुझे मेरा जवाब मिल गया। अपने यहां एक कहावत है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। मैं आपको दुनिया की बातें बताऊं, उसका कोई मीनिंग नहीं है। पत्रकारिता में सिखाते हैं कि मेरी गली में 2 साइकिल भिड़ी या जर्मनी में जहाज गिरा, तो न्यूज वैल्यू इसकी ज्यादा है कि मेरी गली में 2 साइकिल भिड़ी और एक पे रामलाल था, एक पे श्यामलाल। तो यहां जितने बच्चे बैठे हैं, एग्जैक्ट नहीं लेकिन मुझे 100 लगते हैं, संगठित क्षेत्र अथवा सरकारी नौकरी, यहां जो बच्चे पहुंचे हैं वो कंपैरेटिवली संपन्न वर्ग से पहुंचे हैं। तो इसलिए लगभग 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता को सरकार अथवा कॉर्पोरेट सेक्टर से जो है एक एंश्योर्ड जॉब है, एश्योर्ड जॉब है, 1 तारीख को तो ये पैसे तनख्वाह आएगी ही आएगी। और 90 बच्चे जो हैं, जीवन तो वो भी चला रहे हैं और उसी समकक्ष चला रहे हैं, उसी विश्वविद्यालय में आपके साथ पढ़ रहे हैं, तो इनके माता पिता का रोजगार कहां से आता है? तो वास्तव में हम जो ये अभियान हमने शुरू किया वो इसीलिए शुरू किया कि रोजगार, भारत का जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है वो वास्तव में सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप का ही है। अंतर केवल इतना आ रहा है, अब वो बदलती दुनिया का जो ऑर्डर है, पहले जो ग्लोबल स्ट्रक्चर था वो वसुधैव कुटुंबकम का था, अर्थात सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट। पूरी दुनिया एक परिवार है और उसमें सबसे कमजोर भी जिएगा। तो जितनी इकोनॉमिक पॉलिसीज, जितना एक ग्लोबल नेटवर्क, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया जाएगा, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सबसे कमजोर भी जी सके। मां के गर्भ में आने से लेकर अपनी गति को प्राप्त होने तक योग्यता के अनुसार कम ज्यादा, लेकिन सभी सुखों को पाते हुए अपनी गति को प्राप्त हो। और न सिर्फ मनुष्य, जीव भी। तो चींटी को भी आटा डालेंगे, कल्चर में रहेगा।
मछली को भी आटे की गोली डालेंगे, कल्चर में रहेगा। न सिर्फ जीव, वनस्पति भी, क्योंकि हम एक इंटीग्रल पार्ट हैं, इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है। मनुष्य, अर्थ, प्रकृति, विज्ञान, ईश्वर, ये कड़ियां हैं। ये जब कड़ियां जुड़ती हैं तो अंत में जाके वसुधैव कुटुंबकम की श्रृंखला बनाती है। और ये मॉडल, ये सस्टेनेबल है, ये इंक्लूसिव है, ये साइंटिफिक भी है। लेकिन समय समय पर इस मॉडल को, जिसमें कहा जाता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सबसे ताकतवर जिएगा, दुनिया की व्यवस्थाएं इस प्रकार से खड़ी की जाएंगी कि उसमें सारा ढांचा, स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जाएगा जिसमें सिर्फ सबसे ताकतवर जिएगा, उसका किसी से कोई समन्वय नहीं होगा, कोई सामंजस्य से नहीं होगा, मनुष्य से मनुष्य का नहीं होगा, मनुष्य का संस्कृति से नहीं होगा, मनुष्य का जीवों से नहीं होगा, मनुष्य का वनस्पति से नहीं होगा। तो सबसे ताकतवर जिएगा। ये चैलेंज, ये डेवलपमेंट का मॉडल अलग अलग कालखंड में बार बार चुनौती देता है वसुधैव कुटुंबकम के मॉडल। मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी वो चुनौती देती है बार बार सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट थ्योरी को। और अनेक समय में बड़े संघर्ष हुए। रावण ने भी कहा ताकतवर जिएगा, राम ने कहा कमजोर जिएगा। ऐसी विश्व व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। फिर जरासंध, दुर्योधन, कंस ने कहा तो योगीराज कृष्ण ने कहा। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा तो महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कहा। एक बार फिर 1991 से ग्लोबल डेवलपमेंट मॉडल, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ये कहता है कि दुनिया इस तरीके से चलेगी और सारा सिस्टम इस तरीके से चलाया जाएगा कि सबसे ताकतवर जिएगा। कहते समय उन्होंने कहा कि ग्लोबल फैमिली, ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये ग्लोबल फैमिली है, दुनिया ग्लोब बन चुकी है। लेकिन जब कालांतर में ध्यान में आया कि ग्लोबल फैमिली कहकर जो एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है वो तो ग्लोबल मार्केट का खड़ा किया जा रहा है, और मार्केट तो बड़ी क्रूर होती है, वो किसी पर दया नहीं करती। उसमें वही स्थान बना सकता है जो उसमें प्रतिस्पर्धा करके खड़ा हो जाए। तो आप बच्चों को, वो एक अलग लड़ाई है, वो स्वदेशी जागरण मंच लड़ेगा कि ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सस्टेनेबल नहीं है। इस तरीके से पृथ्वी भी 200-300 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। स्टीफन हॉकिंस ने भी कहा था, वो एक अलग लड़ाई है। जैसे बाइफोकल होता है ना, दूर की। लेकिन आप बच्चों के लिए जो हमने अभियान लिया है वो जो नजदीक की है, जो आपके सामने अगले 5-4 साल में चुनौतियां आने वाली हैं, उसको ध्यान में रखते हुए स्वदेशी जागरण मंच ने एक अभियान लिया है, स्वावलंबी भारत अभियान। हम 30 साल से लड़ रहे थे। ग्लोबलाइजेशन की जो थ्योरी आई और उसमें जो उन्होंने कहा और जो किया वो अलग अलग था, तो हम लड़ रहे थे। हमें अब ध्यान में आया कि सिर्फ विरोध करने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया की साथ जिन्होंने छल किया है, ग्लोबल फैमिली कहकर ग्लोबल मार्केट को वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो इतने दैत्याकार हो गए हैं, उनका आकार इतना विशाल हो गया है भस्मासुर की तरह, कि केवल विरोध से अब काम नहीं चलेगा। हमने बहुत नारे लगाए थे, एफडीआई वापस लो, विदेशी कंपनियां भारत छोड़ो, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। तो ध्यान में आया कि अब विरोध से ये दैत्य डरने वाला नहीं है। हमें अपनी स्ट्रेटेजी, रणनीति, हथियार, तरीके, लड़ाके, दांव, पैंतरे बदलने पड़ेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? इस मॉडल में जो पूरा अनऑर्गेनाइज्ड हमारा सेक्टर है, जो मैंने बताया कि देश में हमारी कार्यशील आबादी 51 करोड़ 20 लाख है। कार्यशील आबादी होती है जो काम कर सकते हैं, मतलब 18 वर्ष से 65 वर्ष तक के लोग। और जो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर मैंने आपको बताया, सरकार और कंपनियां, ये केवल 3 करोड़ 80 लाख लोगों को नौकरियां देती है, रोजगार देती है। 51 करोड़ 20 लाख कार्यशील आबादी है। वो अलग बात है कि उससे भी ज्यादा लोग गरीबी के कारण
बुजुर्ग बहुत अधिक उम्र में भी काम करते हैं और बालिग होने से पहले भी उनको काम करना पड़ता है। लेकिन ये जो सरकारी आंकड़ा है, तो 7% ये आबादी, 7.2% कार्यशील आबादी के हिस्से को ये ऑर्गेनाइज सेक्टर और सरकारी सेक्टर ये रोजगार देता है। बाकी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, अब आपका चैप्टर शुरू होता है। ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये प्रेजेंट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कहता है इसको ऑर्गेनाइज करना होगा। वर्तमान ग्लोबल मॉडल अब इतना ताकतवर हो चुका है कि हमें अपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज्ड करना होगा, और अगर हम नहीं करेंगे तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आकर हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज कर लेंगे। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, हमारा रिटेल सेक्टर है, 1 करोड़ 10 लाख दुकानें हैं, जो है जहां है जैसा है उस आधार पर वो रोजगार दे रहे हैं। उसमें 2 प्रकार के बच्चे हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं। एक तो वो हैं जो अपनी बुद्धि, अपनी पूंजी, अपनी मेहनत और अपना जोखिम, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, उसके आधार पर अपना काम खड़ा करते हैं। और वो लोग जो उनसे एक स्टेप नीचे के लोग हैं, जो ये सब नहीं कर सकते, तो उनको जो है जहां है जैसा है के आधार पर रोजगार दे देते हैं। तो ये हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसे हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और बच्चों को ये समझ लेना होगा अब कि जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज अब लागू हो चुकी है पूरी दुनिया में, सरकार, और सरकार तो छोड़िए, आपको सबसे अधिक चाहने वाला आपका परिवार, वो भी आपके और मार्केट के बीच में ढाल बन के लंबे समय तक अब खड़े नहीं रह सकेंगे। आपको अपने आप को उद्यमिता के लिए उस बाजार में अपने पुरुषार्थ से, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप से, बाजार की सभी स्ट्रेटेजीज को समझते हुए अपने आप को बहुत जल्दी तैयार करना पड़ेगा। अपने और जो भी अपना अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अभी बहुत काम है अपने पास, बहुत सारे इंडस्ट्री ट्रेड अपने पास है, और समय रहते अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करके और उसको ऑर्गेनाइज शेप में ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आके हमारे उस ट्रेड को ले जाएंगे। और इसके लिए हमें 2 स्तर पर लड़ाई करनी होगी। एक, जो एरियाज हमारे चले गए हैं, हमारे आलू चिप्स का मार्केट चला गया मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के पास, हमारा फिनाइल का मार्केट, हार्पिक, वो चला गया, हमारी चॉकलेट का मार्केट, मिठाइयों का मार्केट तेजी से जा रहा है। तो जो एरियाज हमारे चले गए हैं उनको हमें वापस छुड़ाना है, जो जीरो टेक्नोलॉजी के हैं। जैसे यहां पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं इस यूनिवर्सिटी में, मेरा मानना है औसत 2 से 3 लीटर फिनाइल डेली लग जाता होगा। मैं बहुत कम करके बता रहा हूं। इस यूनिवर्सिटी का हम 100 लीटर भी फिनाइल मान लें, और यहां पर कील ठोक के 10 किलोमीटर के रेडियस में जितने नर्सिंग होम हैं, जितने स्कूल हैं और जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका हम कैलकुलेट करें एक रफली, तो ध्यान में आ जाएगा कि ये 10,000 लीटर का, 15,000 लीटर का, 20,000 लीटर का हमारे 5 किलोमीटर के रेडियस में, 10 किलोमीटर के रेडियस में हर घर में टॉयलेट लगता ही है, टॉयलेट नहीं लगता ही है फिनाइल। तो एक मार्केट है 20, 25, 30 हजार लीटर का मंथली का, साल में 3-4 लाख लीटर का। क्यों नहीं कुछ बच्चे ये सोच सकते? जीरो टेक्नोलॉजी है, आपकी मदद करने के लिए इतने इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, सरकार की इतनी योजनाएं हैं, मुद्रा योजना है, स्किल डेवलपमेंट योजना है। क्यों नहीं सोच सकते कुछ बच्चे कि मैं अपने एरिया को, 10 किलोमीटर के एरिया को, हम 4 बच्चों का समूह, वो प्रोडक्शन में एक्सपर्ट है, वो फाइनेंस के सारे उसमें एक्सपर्ट है, मैं मार्केटिंग में एक्सपर्ट हूं, ऐसा समूह कि भाई हम 10 किलोमीटर का एरिया फिनाइल से इस मार्केट को हम मुक्त कराएंगे।
यहां जो फिनाइल बिकेगा वो हमारे बच्चों के द्वारा बनाया हुआ फिनाइल ही बिकेगा। जब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हजारों किलोमीटर ट्रांसपोर्ट करके, पैकिंग करके, डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देकर, रिटेलर को कमीशन देकर कमाई कर सकती है, अब क्यों नहीं कर सकती? और यकीन मानिए, अगर आपने एक मार्केट छुड़ा ली तो आप बाकी भी प्रोडक्ट्स की अपनी लोकल मार्केट को छुड़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वोकल फॉर लोकल, वो यही है। तो एक तो हमें इस पे लड़ना पड़ेगा, जैसे पहले भी अपने हम किले अगर चले जाते थे तो हारे हुए किलों को वापस छुड़ाते थे, गढ़ों को छुड़ाते थे। और दूसरा जो आपको करना पड़ेगा, कुछ नए सनराइज एरिया हैं, उनको समय रहते भांप कर उस पर अपना स्थान बनाना पड़ेगा। मैं आपको 4 एरियाज बताता हूं जिनमें आने वाले 5 सालों में, बहुत लंबा नहीं कह रहा हूं मैं, आपके ही कैरियर के टाइम पे आने वाले 5 सालों में बहुत भारी स्कोप है। और अगर आप चूक गए तो फिर विदेशी कंपनियों को वो सनराइज एरिया पे कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकेगा। और आप अगर समय रहते समझ गए इस बात को, तो आप में से ही 5 साल बाद, 7 साल बाद ऐसे उद्यमी बैठे होंगे जो कहेंगे मेरा 10 करोड़ का टर्नओवर है, जो कहेंगे मैं 20 लोगों को रोजगार दे रहा हूं, जो कहेंगे मैं 200 लोगों को रोजगार दे रहा हूं। बच्चों, रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया की खाद्य श्रृंखला पर, फूड सिक्योरिटी पर नजर गई है। आपने देखा होगा रूस यूक्रेन युद्ध जब हुआ तो हमने जब गेहूं के निर्यात पे बैन लगाया तो अनेक देशों ने आपत्ति करी। और हाल ही में अभी WTO की मीटिंग हुई, WTO की मीटिंग में चेयरमैन ने, जो लेडी हैं, उन्होंने तक आपत्ति करी, आप ऐसे कैसे बैन लगा सकते हैं। भारत सरकार ने कहा भी कि ठीक है, हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के लिए तैयार हैं, हमने कंपनी टू कंपनी ही तो बैन लगाया है। आपको अगर लगता है कि दुनिया में अनाज की दिक्कत हो जाएगी, दुनिया में अनाज के बहुत भाव बढ़ जाएंगे जिसके कारण से गरीबों को अनाज नहीं मिलेगा, तो हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट तुलनात्मक रूप से दया के साथ, सहानुभूति के साथ जरूरतमंद को ठीक रेट पे वितरण करती है, कंपनी की तरह लूटते नहीं है, तो हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तैयार हैं। उन्होंने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की परमिशन नहीं दी, वो कहते हैं आप कंपनी टू कंपनी बेचो। यह भी WTO की 3-4 महीने पहले बैठक हुई थी जिनेवा में। तो कुल मिला के फूड सिक्योरिटी दुनिया में एक बहुत बड़ा विषय बनता जा रहा है। और इतना बड़ा विषय बन रहा है जैसे 91 में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन दुनिया में शुरू हुआ। ग्लोबलाइजेशन का एक जो बेसिक फंडामेंटल था, पूरी दुनिया की इकोनॉमीज का इंटीग्रेशन, वो सभी एक नियम से चलें, एक व्यवस्था से चलें। अब दुनिया फूड इंटीग्रेशन की तरफ जा रही है। अगले जो 4-5 सालों में पूरी दुनिया में 1991 के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बाद जो दिशा बन रही है वो फूड इंटीग्रेशन की बन रही है। फूड इंटीग्रेशन का मतलब पूरी दुनिया में भोजन के उत्पादन के कुछ नियम होंगे, वो नियम सब देश पालन करेंगे। उस भोजन के प्रसंस्करण के, प्रोसेसिंग के कुछ नियम होंगे, सभी देश उसका पालन करेंगे। उसके डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ नियम होंगे, सभी देश उसका पालन करेंगे। उसके जो स्वास्थ्य मानक हैं, वो भोजन का सब कुछ करते समय किन किन हेल्थ पैरामीटर्स का ध्यान रखा जाएगा, हाइजीन पैरामीटर्स का ध्यान रखा जाएगा, उसके कुछ मानक होंगे। मैं 21-22 जुलाई को एक इंटरनेशनल एग्रीकल्चर सेमिनार में था, 2 दिन का था वो। वहां पर जो विषय निकल के आए
वो 4 सनराइज एरिया हमारे सामने है, हमारे बच्चों के सामने है। पहला है मिल्क। दुनिया के पशु अमेरिका, इजराइल, ब्राजील अगर हम देखें तो औसत 25 से लेकर 35 लीटर तक प्रतिदिन उनकी मिल्क प्रोडक्शन है। प्रति पशु प्रतिदिन 25 से लेकर 35 लीटर तक है। भारत की, गुजरात की गिर नस्ल की गाय जो ब्राजील ले गया वो 30 से 40 लीटर पर डे की प्रोडक्शन देती है। भारत में अभी प्रति पशु दूध उत्पादन औसत प्रतिदिन का 7 से 8 लीटर है। लाइफ स्टॉक सेंसस को अगर हम देखें 2011 का लेटेस्ट अभी मेरे ध्यान में नहीं आया, तो हमारे 29 करोड़ 80 लाख तो गाय भैंस हैं। उन्नीस करोड़ के लगभग गाय हैं और 10 करोड़ के लगभग भैंस हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा पशुधन हमारे पास है 20%। 52 करोड़ कुल मवेशी हैं हमारे पास, जो मवेशी हम कहते हैं। उनकी औसत है 7 से 8 लीटर प्रतिदिन। और यहीं से गिर नस्ल को ब्राजील वाले ले गए, उन्होंने उसको नस्ल सुधार किया, डेवलप किया, 30 से 40 लीटर प्रतिदिन की औसत दे रही है। भारत में अगर हम देखें तो मिल्क इज द सनराइज एरिया ऑफ बिजनेस। अभी हमारा 8 लीटर प्रोडक्शन पर लाइफ स्टॉक के हिसाब से हमारा वर्ल्ड में, अब देखिएगा हमारा 7 से 8 लीटर है एवरेज। तब भी दुनिया में हम कुल दुनिया के उत्पादन का 23%, 23% ऑफ द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन वी प्रोड्यूस। उसकी मात्रा में अगर हम देखें तो 210 मिलियन टन। भारत का वार्षिक दूध उत्पादन 210 मिलियन टन का है। 1 मिलियन टन का मतलब होता है 10 लाख लीटर। एक और तो इसमें उत्पादन बढ़ने की असीम संभावनाएं हैं। ये एक पक्ष है, हम ग्लोबल डिमांड को पूरा कर सकते हैं। हमारे लाइफ स्टॉक की जो क्वालिटी है वो अमृत है, वो औषधि है उसका दूध। दूसरी तरफ आपके सामने जो स्कोप है, 210 मिलियन टन दूध में से सिर्फ 70 मिलियन टन दूध FSSAI, आपने सुना होगा फसाई, उसके खाद्य सुरक्षा मानकों के खरा करते हुए थैली बंद होकर बिकता है। हमारी जितनी कोऑपरेटिव्स हैं, अमूल है, मदर डेयरी है, राजस्थान में शायद सुधा है, पंजाब में वर्का है, जितनी कोऑपरेटिव्स हैं, सारा कहने का मतलब हमारा पैकेज्ड बिल ओनली 1/3 है। 150 मिलियन टन दूध, ये जो ग्लोबल फूड इंटीग्रेशन हो रहा है, जैसे किसी तो कभी सरसों का तेल खुला बिकता था, एक आदेश आया कि सरसों का तेल खुदा नहीं बिक सकता, बोतल बंद बिकेगा। तो आने वाले 3 वर्षों में, 4 वर्षों में, 5 वर्षों में जो ग्लोबल फूड इंटीग्रेशन हो रहा है, उसके चलते हमारा लूज मिल्क वो पैकेज की तरफ जाएगा। हमारे पास 150 बिलियन टन मिल्क को पैकेज करने का आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। दूध वो आज भी बिक रहा है, जो मैंने शुरू में कहा, अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन अब दुनिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी पे जाकर कह रही है नहीं, ये नहीं चलेगा अनऑर्गेनाइज। वो बहुत सारे तर्क देंगे, ये स्वच्छता से नहीं निकालते, इसकी गुणवत्ता में क्या क्या मानक है वो नहीं होते, ये FSSAI के स्टैंडर्ड्स पे नहीं है। वो इन तर्कों को बनाकर इसको संगठित करने के नाम पर इसका कॉर्पोरेटाइजेशन कर देते हैं। जो बीता बीता, जो ट्रेड हाथ से गया गया, हम समय से नहीं जाग पाए, हम विरोध में लगे रहे, लेकिन अब हमें अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, हथियार बदलने पड़ेंगे, दाव पैंतरे लड़ाके बदलने पड़ेंगे। हमें समय रहते ये जो 150 मिलियन टन दूध है, इसका ऑर्गेनाइज सेक्टर बना के अपने पास ही रखना पड़ेगा। 70% लोग, जो पूरा दूध उत्पादन हो रहा है उसमें 70% लोग भूमिहीन हैं।
ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी कहता है ग्रामीण आबादी में 56% आबादी वो लैंडलेस है। 2015 में आया था जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। तो 70% लोग दूध उत्पादन जो कर रहे हैं वो भूमिहीन है। कोई अम्मा है, 2 भैंस है, अम्मा कितना दूध है तेरा? 15 लीटर। कोई दूसरा आदमी है, 4 भैंस है, तेरा कितना है? 30 लीटर। अगर हम इन लोगों को संपर्क कर जाएंगे, और जोमेटो की तरह, जोमेटो ने कोई होटल को ही खोला, रेस्टोरेंट को ही खोला, उसने डिजिटल कोऑपरेटिव बना दिया। कोऑपरेटिव का बिजनेस मॉडल, कोऑपरेटिव का डिजिटल मॉडल, कोऑपरेटिव का टेक्नोलॉजी मॉडल। और जोमेटो क्या है? तो जब जोमेटो कर सकता है तो आप में से कुछ बच्चे ये क्यों नहीं कर सकते? मेरे इलाके में 30 किलोमीटर में मैं गांवों में घूम जाऊंगा, अम्मा तेरे पास कितना दूध होता है? बेटा मेरे पास 15 किलो होता है। ठीक है अम्मा। बाबा तेरे पास कितना होता है? दूसरे गांव, बेटा मेरे पास 4 भैंस है, मैं 30 किलो दे सकता हूं। इनकी नेटवर्किंग करके और अपनी लेबोरेटरी एक सिस्टम डेवलप करके उसको एफएसएसआई के स्टैंडर्ड्स पे पैक करके, उसकी फ्रीजिंग करके, उसकी ट्रांसपोर्टेशन करके, उसकी टैक्सेशन करके, क्योंकि अभी जो खुला दूध बिकता है वो देश के जीडीपी में कहीं आता नहीं, उसको गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलता। ऑर्गेनाइज करने का एक बड़ा पक्ष ये भी है कि सरकार को भी इच्छा होती है मुझे रेवेन्यू आएगा अगर ऑर्गेनाइज होगा तो आप क्यों नहीं कर सकते कि ठीक है मैं मिल्क को पैकेज्ड में, क्योंकि ये जाना है और हमारे पास 150 मिलियन टन का एक बड़ा एरिया है। अगर आप में से कुछ बच्चों ने ये कर लिया और यहाँ मैडम से इंक्यूबेशन सेंटर में बात की, पंजाब नेशनल बैंक के सामने आइडिया रखा कि मेरे इलाके से मैं 30,000 लीटर दूध में कलेक्ट करके भेज सकता हूं और ये मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। अगर आपने ये कर लिया तो अनेक सरकार की योजनाएं भी आपकी सहायता करने को तैयार हैं। और हमने भी एक वेबसाइट 2 दिन पहले लॉन्च की है, mysba.co.in। उसमें आपको पूरी हेल्प मिलेगी जब तक आप एस्टेब्लिश नहीं हो जाते। आपको मेंटरशिप चाहिए, मेंटरशिप मिलेगी। किसी भी सरकार की किसी भी जानकारी चाहिए योजना की मिलेगी। तो क्यों नहीं ये बच्चे सोच सकते? अगर आपने सोच लिया तो ये जो 150 मिलियन टन हमारा मार्केट जो मल्टीनेशनल विदेशी कॉरपोरेशंस के हाथों में जाने के लिए तैयार खड़ा है, आप उसको बचा जाओगे। और 3 साल बाद यहीं में बैठे हुए बच्चों में से कोई बच्चा कहेगा हाँ मेरी 30,000 लीटर डेली की सेल है। और एक बार आपका घरों में नेटवर्क बन गया तो वो आपसे कहेंगे भैया घी भी है क्या? भैया छाछ भी देते हो क्या आप? तो मिल्क ही नहीं, फिर पनीर भी, घी भी, छाछ भी, अनेक प्रोडक्ट आपके, क्योंकि आपको नेटवर्क हो जाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो जाएगा, आपके पास रॉ मटेरियल का कलेक्शन नेटवर्क है, तो आपके काम में बढ़ने का बहुत स्कोप है। ये एक सनराइज एरिया है, आप इस पे जरूर सोचिएगा। दूसरा सनराइज एरिया, प्रेजेंट मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर, जो हमने 1960 और फिर 1966 के बाद हरित क्रांति उसके आधार पे अपनाया। ये ठीक है कि उससे प्रोडक्शन बढ़ी, लेकिन उसके 2 नुकसान भी हुए। वो नुकसान हुए, एक तो इसमें केमिकल्स बहुत बढ़ गए। वास्तव में ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मूल आधार है वो रसायन, कीटनाशक और अत्यधिक पानी, और तीसरा मोनोकल्चर को खत्म करना। ज्वार भी उगता है, बाजरा भी उगता है, मक्का भी उगता है, अन्य चीजें भी उगती है, बजाय इसके सिर्फ चावल और गेहूं, चावल और गेहूं, चावल और गेहूं उगेगा। तो इसने मोनोकल्चर को खत्म किया। उसमें मैं आऊंगा, इसका मिलेट वर्ष अभी 2023 मनाया जाएगा, वापिस उस मोनोकल्चर को खत्म करने के लिए फसलों का विविधीकरण। लेकिन दूसरा इसने किया कि इसने बेतहाशा हमारे खेतों में रासायनिक जहर और कीटनाशक डाले। 1966 में हरित क्रांति आई, 1976 में पहली बार रासायनिक, इस वर्ष वो सब्सिडी कितनी देनी पड़ रही है सरकार को? 2.5 लाख करोड़ रुपए। तो ये चल नहीं सकता। तो दूसरा एरिया है, इस खेती के कारण जो प्रदूषण बढ़ा,
तो दुनिया के लोगों का यह आंकड़ा है कि 14% प्रदूषण ये प्रेजेंट मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर से हो रहा है। हमें इस मॉडल से बदलना पड़ेगा और पॉल्यूशन को, ग्रीन हाउस गैसेज में 14% की हिस्सेदारी प्रेजेंट एग्रीकल्चर मॉडल की है, नंबर 1। नंबर 2 बैक्टीरियल इश्यूज, नंबर 3 एनिमल क्रुएलिटी। ऐसा करके वीगन, आपने सुना होगा वीगन, तो प्लांट बेस्ड पूरी चेन, दूध भी प्लांट बेस्ड, मीट भी प्लांट बेस्ड, पनीर भी प्लांट बेस्ड, अनाज भी प्लांट बेस्ड, सब्जियां भी प्लांट, कहने का मतलब पूरी एग्रीकल्चर प्लांट बेस्ड। तो वीगन एक राइजिंग सेक्टर है। आज की तारीख में उसका 2000 करोड़ रुपए का उसका मार्केट है। 2032 तक वो 40,000 करोड़ का, भारत का बता रहा हूं मैं, दुनिया का नहीं, दुनिया का 3 लाख करोड़ का, वो 2032 तक वो 40,000 करोड़ का वो स्कोप है। और इस साल 70% लोग वीगन को ट्राई करने वाले हैं। तो दूसरा एक वो एरिया है, आप उस पर स्टडी कीजिए, मुझे चिट आ गई है तो बाकी दो भी मैं 2-2 मिनट में। तीसरा आपके पास एरिया है मिलेट्स का। अपने यहां दुनिया के 40% मिलेट्स होते थे। हमारी बहुत उपजाऊ धरती है, 64 प्रकार की अगर मिट्टियां हैं तो 49 प्रकार की मिट्टी यहां पाई जाती है। दुनिया के सबसे ज्यादा एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स यही हैं। दुनिया की 60% बायोडाइवर्सिटी वो यही है। विभिन्न ऋतुएं हैं, जिसके कारण से कृषि हमारी ताकत है। और फसल विविधीकरण, गेहूं चावल, क्योंकि पानी भी बहुत पीती है, रसायन भी बहुत लेती है, तो सरकार ने तय किया मिलेट्स को प्रोत्साहन करेंगे। 900 करोड़ रुपए की बजट रखकर कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में अभी इस प्रधानमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई है जो पूरे देश में मिलेट्स को प्रोत्साहित करेगी। 2023 का वर्ष इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर भी वो घोषित हुआ है। 3 दिन पहले जयशंकर जी गए थे थाईलैंड पे, उन्होंने भी मिलेट्स पे पूरा भाषण दिया। विदेश मंत्री हैं लेकिन उन्होंने मिलेट्स पे पूरा भाषण दिया। ऐसा करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि मिलेट्स की भारी डिमांड दुनिया में आने वाली है। वो पौष्टिक भी होते हैं, वो कम पानी में भी हो जाते हैं, उनमें रसायन भी ज्यादा नहीं लगते। दिल्ली में भी 29 से 31 जुलाई पोषक अनाज पाक महोत्सव लगाया गया। 5 स्टार होटल्स के अनेक शेफ आए, कृषि मंत्री ने उद्घाटन किया था। तो मिलेट्स का बहुत बड़ा एरिया है और अभी भारत में मिलेट्स की सिर्फ 99 प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। आप कल्पना कर सकते हैं 2023 मिलेट्स ईयर है। सरकार ने 900 करोड़ का बजट मिलेट्स के लिए रखा है, प्रचार के लिए। अमृत महोत्सव पे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से मिलेट्स के बारे में आह्वान किया। तो मिलेट्स एक बहुत बड़ा एरिया है। और अंतिम एरिया है, कृषि पे 4 कानून लागू होने जा रहे हैं। G20 की बैठक है अगले साल भारत की अध्यक्षता में, उस पे लगता है कि इस पे मोटा मोटी सहमति बनेगी। 4 कानून क्या क्या हैं? GAP, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, नियम तय हो जाएंगे पूरी दुनिया में। जो G20 में एग्री करेंगे वो देश उन्हीं पैरामीटर्स पे वो कृषि करेंगे। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में खेत में कोई बच्चा तो नहीं गया, उस खेती में कोई बच्चा काम तो नहीं कर रहा। अनेक उनके वो नियम है। दूसरा है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, आपने उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कैसे उसको प्रोसेसिंग किया। गुड हाइजीन प्रैक्टिस, आपने फल तोड़ा है एक्सपोर्ट के लिए, कोई हाथ से तोड़ा है या मशीन से तोड़ा है। और चौथा गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस। और लास्ट है पूरी फूड चेन, खेत से लेकर मेरे खाने की मेज तक, उसकी रियल टाइम ट्रेसिंग। बच्चों, भारत में लोग 84-85% कहते थे, लेटेस्ट आंकड़ा 90% किसान स्मॉल लैंड होल्डिंग्स के हैं, यानी 2 एकड़ या इससे कम के। और मुझे नहीं लगता कि 2 एकड़ का किसान, ये कानून लागू होने के बाद ग्लोबल फूड इंटीग्रेशन, जो मैंने शुरू में कहा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तरह, अगर ग्लोबल फूड इंटीग्रेशन हो गया और उसके नियम कानून बन गए और रियल टाइम उसकी ट्रेसिंग हो गई पूरी फूड चेन की, उसकी प्रोसेसिंग की, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, उसकी हाइजीन की, 2 एकड़ का किसान ये कर ही नहीं पाएगा।
दो ही ऑप्शन है, या तो हम सोते रहें और बिल गेट्स आए और 2.5-3 लाख एकड़ में वो फार्मिंग करें, और या यहीं बैठे बच्चे, मेरे गांव का रकबा 8,000 एकड़ का है और मेरी बिरादरी के बुजुर्ग मेरी बात मान लेंगे, तो मैं उनको गांव में जाके समझाऊं कि अब गांव, हम इसी में से युवा कलेक्टिव फार्मिंग की तरफ बढ़े। जैसे दूध का आपको अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में आपको स्पेस बनाना है, ऐसे ही फार्मिंग में भी आपको कलेक्टिव मार्केट करके, और एक बच्चा पता लगा 20,000 एकड़ में फार्मिंग कर रहा है उन्हीं पैरामीटर्स पे जो ग्लोबल पैरामीटर्स है, दूसरा बच्चा 30,000 एकड़ में कर रहा है, दूसरा बच्चा 10,000 एकड़ में कर रहा है, इस प्रकार से करके अगर हम कलेक्टिव फार्मिंग पर शिफ्ट होंगे तो हम देश की कृषि को बचा सकते हैं, और कृषि ही भारत की ताकत है। टेक्नोलॉजी और कैपिटल हमारी जरूरत है। इन्हीं सब बातों को लेकर देश में एक नैरेटिव बनाने के लिए कि नौकरी मांगो, नौकरी मांगो, 100 में से 10 बच्चों के माता पिता को नौकरी है, जो चीज है ही नहीं। 100 बच्चों को भोजन चाहिए, भोजन 10 बच्चों का है तो छीना झपटी होगी ही होगी। तो जो चीज है ही नहीं उसकी तरफ आप अपना माइंडसेट बदलना शुरू कीजिए, और जो दिख रहा है सामने ये एरियाज हैं, और मैं एंटरप्रेन्योरशिप में जाऊंगा, मेरी सरकार मेरी मदद करने के लिए तैयार है, और समय रहते मैं भारत का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको ऑर्गेनाइज करके मैं अपने देश के व्यापार को, उद्योग को, कृषि को बचा के, अपने ही बाजार को बचाकर मैं उसमें स्थान बना लूंगा, तभी हम बच पाएंगे। मैं कठोर शब्द कह रहा हूं, अन्यथा जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी आ रही है, सरकार तो सरकार, आपका परिवार भी मार्केट और आपके बीच में ढाल बनकर खड़ा नहीं रह सकेगा। नौकरियां है नहीं, आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना पड़ेगा, और इसीलिए 3 लक्ष्य रखते हुए हमने एक अभियान लिया है, स्वावलंबी भारत अभियान। ये लक्ष्य हमने बहुत सोच के लिए हैं। ये व्यवहारिक हैं? हाँ हैं। ये होने चाहिए? हाँ होने चाहिए। ये विश्व कल्याण में है? हाँ हैं। तो ये 3 लक्ष्य लिए हैं हमने, और ये हम करके मानेंगे। जिस परिवार ने इस अभियान को लिया है ना, वो बहुत जिद है, वो उसकी जिद बहुत जिद्दी परिवार है। देश में सबसे बड़ा नेटवर्क उसका है, और उसके अखिल भारतीय सह सरकारेवा डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी की अगुवाई में वो चल रहा है, और विश्व के, भारत के नहीं, विश्व के सबसे बड़े 11 जनाधार वाले संगठनों ने इसको कहा है कि अपने पूरे काडर को हम इसमें लगाएंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो भारतीय किसान संघ हो किसानों में, चाहे वो भारतीय मजदूर संघ हो मजदूरों में, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो विद्यार्थियों में, युवाओं में, कुल मिला के लघु उद्योग भारती, इन सब ने पूरे देश में एक अभियान चल रहा है। हम 3 लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करेंगे। पहला, देश में कोई बीपीएल नहीं होगा, कोई परिवार गरीबी रेखा से नीचे नहीं होगा। दूसरा, हर हाथ को काम होगा, क्योंकि युवा सिद्ध किया हुआ जिन्न है, जो कहता है मुझे काम दो, नहीं दोगे तो मैं आपको ही खा जाऊंगा। तो हर हाथ को काम होगा। और तीसरा है, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए 2030 तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भारत को बनाना। ये अभियान 2030 तक हमने लिया है, और हम इसको करेंगे। आप लोग उसका सहयोग कीजिए। आप सबने मुझे समय दिया, ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।